बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज 10 दिनों के बाद आप देखने वालों के साथ दोबारा मुलाकात हो रही है। उम्रे की अदायगी के बाद, पाकिस्तान वापसी के बाद आज ये मेरा पहला प्रोग्राम है। तो समझ नहीं आ रही कि किन अल्फाज के साथ अपने इस प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूँ। तो सबसे पहले जो ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और फिर सऊदी अरब में उम्रे की अदायगी से पहले, उम्रे की अदायगी के दौरान, उम्रे की अदायगी के बाद मेरे साथ वहाँ पर क्या बीती, वो कुछ कहानी भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान का इंतहाई संगीन मसला है क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियाँ। आप सुन रहे होंगे कि आजकल पाकिस्तान की जानिब से IMF के साथ रवाबत बनाए जा रहे हैं, राब्ता किया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी पाकिस्तान को फ़ंड्स फराहम किए जाएँ। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी एक बयान दिया गया था कि जो पाकिस्तान के ग्लेशियर्स हैं, अगर उनको महफूज ना बनाया गया तो पाकिस्तान में जो ज़िंदगियाँ हैं वो ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। यानी वज़ीर-ए-आज़म के इस स्टेटमेंट से और पाकिस्तान की जानिब से जो क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक फ़ंड्स के हसूल के लिए IMF के साथ जो राब्ता किया गया है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि क्लाइमेट चेंज जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो तहरीक अदम एतमाद के बाद जब PDM की हुकूमत बनी थी तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वज़ीर ख़ारजा बने थे। तो PDM की उस पहली हुकूमत के दौरान जो है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो इनेकाद किया गया था, जिसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से और फ्लड्स के हवाले से जो है वो फंड्स हासिल करने के लिए वो कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई थी। अब नाज़रीन जो हकीकत है कि एक तरफ तो हम ये इक़दामात उठा रहे हैं, आलमी मालियाती इदारों के साथ राब्ते कर रहे हैं, अवाम को कह रहे हैं कि हमने अपने ग्लेशियर्स को महफूज बनाना है, अपने जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं इससे ख़ुद को बचाना है। तो दूसरी तरफ हकीकत नाज़रीन ये है जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि 2016 में एक कानून बनता है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। 2016 से लेके आज 2025 में हम बैठे हैं, 9 साल गुजर चुके हैं। उस 2016 में बने कानून के तहत जो क्लाइमेट चेंज की अथॉरिटी बननी थी, उस अथॉरिटी का अभी तक मुकम्मल तौर पे क़याम, उस अथॉरिटी का मुकम्मल तौर पे जो फ़ाल होना है, ये नाज़रीन अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। आज सुप्रीम कोर्ट में क्लाइमेट चेंज की अथॉरिटी के चेयरमैन की तैनाती के हवाले से, मेंबरान की तैनाती के हवाले से केस की समाअत थी, जिसमें नाज़रीन ये इंकिशाफ सामने आया कि जो चेयरमैन है क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी का, जो चेयरमैन लगाना है, उसका 2 मरतबा प्रोसेस शुरू किया गया, लेकिन दोनों मरतबा चेयरमैन का इंतखाब नहीं हो सका। और उसमें एक और नया इंकिशाफ ये भी सामने आया है कि अब ये जो क्लाइमेट चेंज की अथॉरिटी वफाकी सतह पे बनेगी, उसके लिए दोबारा नए सिरे से प्रोसेस का आगाज़ किया जाएगा, क्योंकि जो पहला प्रोसेस था वो इसलिए डिस्कार्ड कर दिया गया कि उसमें जो पहले नंबर पे जो शख्स आया था वो ड्यूल नेशनल था। तो सरकारी वकील ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का बताया कि हुकूमत की पॉलिसी है कि अहम ओहदों के ऊपर जो है वो ड्यूल नेशनल को नहीं लगाया जाएगा। चलें ठीक है, ड्यूल नेशनल ना लगाएं। अब खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ? खान साहब की हुकूमत है 2013 में। 2013 में इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, और क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस थे उनका सामना करने के लिए खान साहब ने वो सुनामी प्रोजेक्ट भी शुरू किया था कि हम शजरकारी करेंगे, 1 करोड़ दरख्त लगाएंगे, 1 अरब दरख्त लगाएंगे, 10 अरब दरख्त लगाएंगे। वो खान साहब ने मनसूबे भी शुरू किए। अब ये जो अथॉरिटी बननी है वफाकी सतह पे, ये सिर्फ वफाकी सतह पे नाज़रीन अथॉरिटी नहीं बननी, ये सूबों की सतह पे भी बननी है। आज की अदालती कार्रवाई में इस बात का इंकिशाफ भी हुआ है कि जो प्रोविंशियल खैबर पख्तूनख्वा की क्लाइमेट चेंज की जो अथॉरिटी है, उसमें जो मेंबरान लगाए गए हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने भाई फैसल अमीन गंडापुर को क्लाइमेट चेंज की अथॉरिटी का जो है वो रुकन लगा दिया है। अब फैसल अमीन गंडापुर की क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या एक्सपर्टीज़ हैं? खान साहब का क्या मिशन था कि हमने क्लाइमेट चेंज से, मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करना है। सुनामी का खान साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किया, शजरकारी का प्रोजेक्ट शुरू किया। वो लगा या नहीं लगा वो एक अलग बहस है, उस पर भी बहस हो सकती है, लेकिन उसमें हमने नहीं जाना। लेकिन यहाँ पे जो गंडापुर साहब ने किया कि अपने भाई को उस क्लाइमेट चेंज की प्रोविंशियल अथॉरिटी के अंदर मेंबर लगा दिया।
क्या इस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है उसका मुकाबला कर पाएंगे, उसको कैटर कर पाएंगे? कैसे आप ग्लेशियर बचा पाएंगे? 2016 से नहीं लगा, 2016-17 में नून लीग की हुकूमत होगी, 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, 2018 से लेकर 2022 तक भी क्लाइमेट चेंज की अथॉरिटी ना बन सकी, उसका चेयरमैन ना लग सका। 2022 से निकल के 2023 में आ गए और अभी भी प्रोसेस चल रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, PTM 1 में भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। तो हम अपने मुल्क को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज की जो बलूचिस्तान की अथॉरिटी है उसमें क्या हुआ है कि जो VC हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के, उसको क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी का मेंबर लगा दिया गया है। जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि उस बंदे की एक्सपर्ट ही नहीं है, जो वाइस चांसलर हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के, उसकी क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस से मुतल्लिक कोई एक्सपर्ट ही नहीं, उसको भी लगा दिया गया। अब 9 साल गुजरने के बावजूद भी आज अदालत ने 1 माह का हुकूमत को वक्त दिया है कि क्लाइमेट चेंज की जो आपने अथॉरिटी बनानी है वो अथॉरिटी आप बना लें, उसका चेयरमैन भी लगा दें, और इसमें मज़ीद डिले करने की ज़रूरत नहीं। बल्कि अदालत ने यह भी कहा कि आपको तो जो मौसमियाती तब्दीलियों के मसाइल और चैलेंजेस का सामना है उसको देखते हुए आपको चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, आप कछुए की रफ्तार के साथ चल रहे हैं। अफसोस का इजहार किया अदालत ने, अदम इत्मीनान का इजहार किया। अब दूसरी खबर ले लें, खान साहब के मंशूर पे एजुकेशन भी था ना, 13 साल से, जैसे मैंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है खान साहब की। अब KPK में बालाकोट में स्कूल गिर गए थे, उन स्कूलों को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करना था, उन स्कूलों को दोबारा से तामीर करना था। सुप्रीम कोर्ट में सालों से केस चल रहा है। आखिरी समाअत पे अदालत ने आखिरकार यही सोचा कि इस केस में जो सेक्रेटरी एजुकेशन है खैबर पख्तूनख्वा के, उनको बुला लें, जो सेक्रेटरी मवासलात हैं उनको बुला लें, क्योंकि रास्तों का भी इशू है जहाँ पे ये स्कूल तामीर होने हैं, जहाँ पे ये स्कूल गिरे थे, और सेक्रेटरी फाइनेंस को भी कि फ़ंड्स भी मिल जाएँ। तीनों सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के, ख़जाना के, कम्युनिकेशन के और तालीम के अदालत में पेश नहीं हुए। तो क्या हम एजुकेशन इस तरीके से अपने बच्चों को देंगे? हम बात तो करते हैं कि इतने करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जब स्कूल तामीर ही नहीं होंगे तो बच्चे कैसे स्कूलों में जाएंगे? जब ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड ये होगा, क्योंकि आज अदालत में ये बताया गया कि तीनों जो सेक्रेटरीज़ हैं उनको इस बात की इतला मौजूद थी, इतला बाहम पहुँचाई गई थी कि आपको अदालत ने बुला रखा है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत में बताया कि हम तो उनका इंतज़ार कर रहे थे कि सेक्रेटरी साहबान कमरे अदालत में आएंगे, वो नहीं आए, जिस पर अदालत ने तीनों को वार्निंग दी है कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों ना की जाए। आज ही उन तीनों सेक्रेटरीज को बुला लिया गया है। हो सकता है कि जब आप हमारे वीडियो लॉग देख रहे हो वो सेक्रेटरी अदालत में पेश होते हैं, पेश नहीं होते, वो अदालती कार्रवाई में पता चल जाएगा। उस पर नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम बात कर लेंगे। लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का भी एक मुकदमा था, मशहूर मुकदमा था। 25 मई 2022 का इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च पेशावर से निकले थे, और ये लॉन्ग मार्च में निकलने से पहले इमरान खान साहब ने गालिबन 24 मई 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उनके राइट साइड पे शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह महमूद कुरैशी को एक टेलीफोन कॉल आई थी, और उस टेलीफोन कॉल पे शाह महमूद कुरैशी ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से कहा था, ये कॉल है उसकी, इशारे से कहा था कि किसी बड़े की कॉल है, ये किसी अहम बंदे की कॉल है। तो इमरान खान साहब ने कहा था छोड़ो, नहीं बात करनी। वो कॉल किसकी थी? बाद में पता चला था कि जनरल बाजवा की इमरान खान साहब को टेलीफोन कॉल थी। वो टेलीफोन कॉल इमरान खान साहब को जनरल बाजवा की थी। अब जनरल बाजवा की कॉल क्या थी? उसमें यही कहना था कि भाई आप ये लॉन्ग मार्च ना करें, आप इस लॉन्ग मार्च को जो है वो ख़त्म कर दें। लेकिन खान साहब ने टेलीफोन कॉल नहीं सुनी, और खान साहब लॉन्ग मार्च लेके अगले दिन 25 मई को जो है निकल पड़े। लेकिन उस 25 मई के लॉन्ग मार्च के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोसीडिंग भी हुई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को H9 के ग्राउंड के ऊपर जो है वो जगह मुख्तस करके दी गई। वहाँ पे सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए गए कि तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के मुजाहिरीन यहाँ पे आएंगे और आके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन खान साहब ने उस अदालती ऑर्डर को ओबे नहीं किया, उसकी वायलेशन करते हुए यहाँ पे खैबर प्लाजा के पास सेंटोरस के पास आ गए थे, डी चौक से कुछ 1 किलोमीटर दूर रह गए थे। तो वफाकी हुकूमत ने इमरान खान साहब के खिलाफ एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल की थी। अब वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन क्या थी? कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन ये थी कि अदालती ऑर्डर इमरान खान साहब ने ओबे नहीं किया, इमरान खान साहब के खिलाफ आप कार्रवाई करें। तो तौहीन अदालत की, इन्होंने H9 के ग्राउंड पे आना था, ये डी चौक के करीब आ गए हैं, ये एक्सप्रेस चौक के करीब इनके कारकुनान मुजाहिरीन जा पहुँचे हैं, तोड़ फोड़ किए, इमलाक को नुकसान पहुँचाया है। वो एस्टीमेट भी अदालत के सामने रखा गया था। अब नाज़रीन, प्रेमा फेशी तो ये कंटेम्प्ट है,
लेकिन कंटेम्प्ट किसने की है उसकी डिटर्मिनेशन अदालत ने करनी थी। मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया फरीद साहब ने तो इमरान खान साहब को शोकास नोटिस जारी कर दिया था 2022 में कि ये इमरान खान ने कंटेम्प्ट की है, लेकिन जस्टिस बंदियाल साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब कोर्ट में बैठ के ये कहते रहे कि हो सकता है कि खान साहब तक वो कोर्ट ऑर्डर पहुंचा ही ना हो। तो ये केस आज अदालत के लिए समाअत के लिए फ़िक्स था। तो अदालत ने उनसे ये पूछा, क्योंकि सरकारी वकील ने अदालत को ये बताया कि जो वजारत वफाकी हुकूमत के वकील हैं सलमान हसन भट्ट साहब, उन्होंने इस केस में वकालत करने से माजरत कर ली है। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि इसमें जो मालूमात थी वफाकी हुकूमत ने देनी थी, वफाकी हुकूमत ने मालूमात अदालत को दे दी। अब वफाकी हुकूमत की तरफ से इंफॉर्मेशन अदालत तक पास ऑन करने के बाद उसका किरदार ख़त्म हो चुका है। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब से कि इस केस में जो प्रोसिक्यूटर होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस होता है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने कहा कि इस केस में वकील तो वफाकी हुकूमत के सलमान हसन भट्ट हैं, मुझे हदायत लेने दें वफाकी हुकूमत से, हदायत के बाद अगर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने इस केस में जो है वो आर्गू करना है तो मैं आर्गू कर लूँगा। तो अदालत ने इस केस की समाअत को जो है वो गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ ये मुकदमा तो मुलतवी हो गया, लेकिन एक और मुकदमा इमरान खान साहब के खिलाफ तैयार है। इमरान खान साहब के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और वो जो नाज़िम मुकदमा बनने जा रहा है उसमें इमरान खान साहब के साथ साथ इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान, उनका घेरा भी तंग होता हुआ नज़र आ रहा है। बाजार लग रहा है कि उस केस में अलीमा खान साहबा भी, जैसे बुशरा बीबी साहबा 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब के साथ उस केस में रेडार पे आ गई, इस केस में ऐसा लगता है कि अलीमा खान साहबा जो है वो रेडार पे आ चुकी हैं। अब मामला नाज़रीन क्या है, मामला ये है कि ताज़ा जो ख़बर है, जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक कि ये जो इदारों के ख़िलाफ़, इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ जो उन्हें बदनाम करने की जो एक कंपेन, सोशल मीडिया कंपेन, प्रोपोगंडा का जो मामला था, उस पर जो JIT बनी हुई है जिसमें तहरीक इंसाफ के लोगों को बुलाया गया था, तहरीक इंसाफ के कुछ लोग पेश भी हुए थे, अलीमा खान साहब को साहबा को बुलाया गया, लेकिन अलीमा खान साहबा ने 2 मरतबा इनकार किया, तीसरी मरतबा वो 19 तारीख को पेश हो गई। अब नाज़रीन इस हवाले से बात ये सामने आ रही है कि वो जो इदारों के ख़िलाफ़, इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ जो बदनाम करने की जो प्रोपोगंडा मुहिम से मुतल्लिक जो केस है, उसमें ख़बर ये सामने आई है कि 3 अकाउंट्स ऐसे मिले हैं JIT को अब तक की अपनी इन्वेस्टिगेशन में, जो अकाउंट बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हैं। अब इस हवाले से आज अंसार अब्बासी साहब ने भी रिपोर्ट किया है। कल एक और भी आर्टिकल छपा था जिसमें यह कहा गया था कि जो मवाद अब तक कलेक्ट किया गया है उस मवाद के मुताबिक जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, बाकी अहम ओहदों पर बैठे शख्सियात के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पे कंपेन चलती रही, प्रोपोगंडा होता रहा, उससे मुतल्लिक जो मवाद था जो इमरान खान साहब के अकाउंट से शाया होता था, पोस्ट होता था, और 2 और अकाउंट से शाया होता था, पोस्ट किया जाता था, वो मवाद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो अलीमा खान साहबा के ज़रिए अपने उन अकाउंट्स को चलाने वाले जो मैनेजर थे, जिसमें जिब्रान इलियास का नाम आ रहा है, उनकी टीम का नाम आ रहा है, अज़हर मशवानी का नाम आ रहा है, कि अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब का पैगाम उन सोशल मीडिया के हैंडलर्स तक, मैनेजर्स तक पहुंचाती थी, और फिर वो जो उनके मैनेजर्स थे वो इदारों के ख़िलाफ़, इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़, शख्सियात के ख़िलाफ़ जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का पैगाम होता था उसे सोशल मीडिया पे पब्लिक कर देती। अब उससे मुतल्लिक जो तहकीकात हुई हैं, उस तहकीकात की रोशनी में आज जो ख़बरें अखबारात में जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसकी रोशनी में तो फिर इमरान खान साहब इस केस में नामजद होने जा रहे हैं। बराह रास्त 3 अकाउंट इमरान खान साहब के निकले हैं, तहकीकात से मुतल्लिक ज़रा ये दावा कर रहे हैं। और फिर अलीमा खान साहबा, जैसे मैंने कहा कि वो इनकारी थी, लेकिन अब उनको और PTI के बाकी लोगों को कल 21 तारीख को, बल्कि आज 21 तारीख को बुला लिया गया है, उसमें मज़ीद भी पेशरफ सामने आएगी। लेकिन इसमें अलीमा खान साहबा का नाम भी आ रहा है कि वो पैगाम सोशल मीडिया के मैनेजर्स तक पहुँचाती थी इमरान खान साहब से लेके, और कुछ और भी लोगों के नाम आ रहे हैं। और पार्टी के लोगों ने भी इन अकाउंट से लाताल्लुक़ का इज़हार किया था कि ये अकाउंट्स बाहर से ऑपरेट होते हैं। इन अकाउंट्स के ऑपरेट होने से पार्टी के लोगों ने लाताल्लुक़ का इज़हार किया था कि ये बाहर बैठे हैं, जिब्रान इलियास भी और बाकी सोशल मीडिया के लोग भी। और अब तक की जो रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें यह भी बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने को जब FIA ने बुलाया था यही सोशल मीडिया कंपेन के हवाले से, वहाँ पर भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इन्हीं मामलात के हवाले से कुछ ऐसी बातें कही थी जो आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं। तो देखते हैं नाज़रीन, ये बड़ा संगीन मुकदमा जो है वो बनने जा रहा है। बाकी
आज भी पेशी है, आज की पेशी में ही पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होती है। अब जो मेरे साथ जो सऊदी अरब में बीती है, उस पर आने से पहले जो जज साहब के इस्तीफ़े वाला जो मामला है उस पर बात कर लें। उसमें नाज़रीन ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं जनाब सरदार इजाज़ इसाक खान, जिन्होंने मिशाल यूसुफजई केस की दरख्वास्त पे समाअत के दौरान जब वो केस तमाम यकजा कर दिए गए जेल सुपरिटेंडेंट की दरख्वास्त के ऊपर, और दरख्वास्त क्या आती है अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की कि मुख्तलिफ़ अदालतों में केसेस लगते हैं और उस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात भी थे कि ये दरख्वास्त फ़ाइल नहीं हो सकती। मुद्दा ये था कि मुख्तलिफ़ अदालतों में केसेस लगते हैं, मुख्तलिफ़ तारीख़ों पर लगते हैं, हफ़्ते में कई बार अडयाला जेल की इंतज़ामिया को अदालतों के चक्कर काटना पड़ते हैं। तो एक बेंच में लगा दें, एक तारीख होगी, उसी केस में आके अडयाला जेल की इंतज़ामिया पेश हो जाएगी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ साहब ने वो एतराज़ात ख़त्म कर दिए, तमाम केसेस को एक साथ क्लब कर दिया, एक साथ यकजा कर दिया। अब जब ये एक साथ केस यकजा हुए तो सरदार इजाज़ इसाक खान साहब जिनकी की अदालत में मिशाल यूसुफजई का मुकदमा था, वो भी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। सरदार साहब की इजाज़ इसाक खान साहब के जो कास लिस्ट थे उसको मनसूख कर दिया गया, जिस पर जज साहब ने शदीद भरमी का इजहार किया कि मेरी अदालत की बुनियादों को बारूद से उड़ा दें, ये एडिशनल रजिस्ट्रार ने ऐसा क्यों किया है, ये नहीं हो सकता, ये कंटेम्प्ट है, जज की मर्ज़ी के बगैर ये केस कैसे मुंतकिल हो सकता है। यानी वो जो बातें यहाँ पे जस्टिस मंसूर इरशाद साहब कर रहे थे, वो जो एक टैक्स रेगुलेटरी का मुकदमा था, कमोबेश उसी से मिलते जुलते रिमार्क्स जो हैं सरदार इजाज़ इसाक खान साहब दे रहे थे। अब उसमें जज साहब ने यह भी रिमार्क्स दिए कि अगर ये कुछ ही करना है, हुकूमत ने तहिया कर लिया है कि हमने ये जीतना है, तो फिर मेरे यहाँ पे बैठने का क्या फ़ायदा। यानी जज साहब ये बात कर रहे थे कि फिर मुझे रिज़ाइन दे के घर चले जाना चाहिए। आज नाज़रीन एक ट्वीट मेरी नज़रों से गुजरा है, वो ट्वीट नाज़रीन ये है, मैं ट्वीट को पढ़ देता हूँ, माजरत मुझे याद ही नहीं था कि मेरा मोबाइल मैंने जेब में रखा, लेकिन अभी मैं खोल लिया मैंने, वो इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। वो ट्वीट नाज़रीन पॉलिटिकल मैनिपुलेटर के नाम से एक अकाउंट है, उसने ट्वीट किया है कि जैसे इजाज़ इसाक की अदालत में एक खातून ने दरख्वास्त दी कि मेरी बेटी है जिससे मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, जज साहब ने यह कह के, यानी सरदार इजाज़ इसाक साहब ने यह कह के दरख्वास्त उड़ा दी, यानी मुस्तरद कर दी कि किसी सिविल कोर्ट में जाएं। लेकिन आज जज साहब इमरान खान नियाज़ी से मिशाल यूसुफजई की मुलाकात करवाने के लिए रोज़ाना अदालत में जंग खेलते हैं। ये दोहरा मयार किस लिए है सर? यानी एक सवाल उठाया गया कि ये दोहरा मयार है। अब नाज़रीन वाकई अगर ऐसा है तो फिर ये इस केस में जो दिलचस्पी है जज साहब की, वो अपनी जगह पे अगर वाकई ऐसा है तो फिर इस खातून के साथ भी वही ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। और ये हम देखते हैं नाज़रीन, अदालतों में हम ये देखते हैं कि केसेस को क्लब किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में हमने कई केसेस जो कि दूसरी अदालतों में चल रहे होते हैं उनको क्लब होता देखा भी है, और क्लब होने के बाद केसेस की समाअत भी देखी है। लेकिन जिन अदालतों से केस निकाल के क्लब किए गए, कभी ये नहीं सुना कि उन जजेस ने ये एतराज़ किया हो ये तो हमने इस केस में ऑर्डर किया हुआ था, ये इन केसेस को वहाँ पे क्यों यकजा कर दिया गया है। और फिर ये भी देखा है कि जो इस तरह के पॉलिटिकल नोयत के मुकदमात में जो अदालत का जो मयार होता है, वो आम साइलिन, जैसा कि ये अभी ट्वीट किया गया है, उन साइलिन के केसेस में वो मयार हम नहीं देखते। तो ये दोहरा मयार भी नहीं होना चाहिए। अब नाज़रीन आ जाते हैं, 5 दिन के लिए मैं गया था उम्रे पे, और मैंने वहाँ से व्लॉग नहीं किया, एक व्लॉग किया था, वो भी सिर्फ आपको बताने के लिए, और सिर्फ ये बताने के लिए कि आप अपनी दुआएं बताएंगे, मैं आपकी दुआएं यहाँ पे अल्लाह के हजूर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करूँगा। तो जो जो दुआएं आई थीं वो मैंने पढ़ने के बाद आपके नामों के साथ आपकी दुआएं जो हैं अल्लाह ताला की बारगाह में पेश की, आपको याद रखा, बार बार याद रखा, हर दुआ में याद रखा, हर नमाज में याद रखा। लेकिन जब मेरी वापसी एतवार को होनी थी तो 4 दिन मेरे लिए बड़े मुश्किल थे। और मैं ये कहूँगा कि आपका कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार, और इस पैगाम को आपने तमाम लोगों तक पहुँचाना है, उनसे आपने ये कहना है कि सीरीन एयरलाइन में आपने सफ़र नहीं करना, क्योंकि एतवार की मेरी वापसी थी। एतवार से लेके जुमेरात तक मैं वहाँ पे ज़लील हुआ हूँ। वापसी पे फ़्लाइट बार बार मौखर होती रही, कोई होटल का कमरा नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई चीज़ नहीं। आखिर क्या हुआ, अपनी वो टिकट मैंने चेंज करवाई और नया टिकट लेके जो है मैं पाकिस्तान कल रात वापस पहुँचा हूँ, और अभी उस टिकट का मुझे कंपनसेशन भी नहीं मिला। लेकिन पहले मैंने आपको याद रखा, दिल से याद रखा, और मैंने व्लॉग वहाँ पे इसलिए नहीं किया कि मैं सियासी नोयत का कोई व्लॉग वहाँ से करना नहीं चाह रहा था। आपकी दुआओं का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।